Hello everyone, I am Mahesh Bharadwaj and I am here with my new YouTube video channel which will be sharing certain videos on physics for classes 9 to 12. Today I am here with you people so that I can share one video, my first video on YouTube that obviously is from class 12, which obviously will be leading to your lens maker formula, and the video that I'll be sharing with you people is on convex spherical refracting surface. So generally when we are to frame lens formula or we generally say thin lens formula, that is a part of your syllabus for class 12. हम सबसे पहले convex और concave spherical refracting surfaces में रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करते हैं. तो हम जो शुरुआत करने वाले हैं, जो वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग में जो भी डिटेल आपके पास रहेंगी वो डिस्कस करते करते इसको आगे सॉल्व करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. हमने दो मीडियम ले लिए हैं, पहला रेरर दूसरा डेंसर. अब यहाँ कंडीशनल क्या है, रेरर मीडियम के लिए जो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है और डेंसर के लिए उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. अब कंडीशनली हम क्या कहते हैं, जो आपके पास ये रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस रहते हैं, रिफ्रैक्शन जहां भी ऑब्जर्व करते हैं आप लेंसेज के कोरिस्पॉन्डिंग या स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के कोरिस्पॉन्डिंग, हम सबसे पहली चीज कुछ एजम्पशन की फॉर्म में बोलते हैं. आप लोगों ने साइन कन्वेंशन मिरर्स के कोरिस्पॉन्डिंग पढ़ रखे होंगे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है कि मेजरमेंट इज ऑलवेज डन फ्रॉम पोल. और आपको मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, इन स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के कोरिस्पॉन्डिंग जो चीजें आपके पास मिरर्स में रहती हैं वही चीजें आपके पास इन स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में भी रहती हैं. अब यहाँ पर आपके पास पोल रहेगा विच इज द सेम केस एज दैट ऑफ योर मिरर्स. यहाँ पर आपके पास एक सेंटर रहेगा विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वॉज द केस ऑफ मिरर्स. तो हम इसको मानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर विच ऑब्वियसली वाज द केस ऑफ योर स्फेरिकल मिरर्स. अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में डिफरेंशिएट करना, द वन विच इज हैविंग सर्टेन पार्ट बल्जिंग आउटवर्ड लाइक इन दिस केस, जिसका पेट उभरा हुआ सा होगा, बाहर को आया हुआ होगा, वो आपके पास क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स. और कॉन्केव कौन सा होगा, जहां अंदर को केव बना होगा. दैट एग्जांपल ऑफ स्पून, इफ यू पीपल रिमेंबर, दैट जस्ट गिव अ ग्लिम्प्स ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. जो एजम्पशन हमारे पास इसको लेकर आती हैं वो ये कि हमेशा आपका जो ऑब्जेक्ट रहता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट रहेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा. दैट विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. अब अगर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसके मैकेनिज्म को लेकर आप इस पूरे के पूरे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के मैकेनिज्म को सिंप्लीफाई करते हैं. अब इन स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को फ्रेम करने के लिए पहले कुछ अजम्पशन ली जाती हैं. वो अजम्पशंस कौन कौन सी हैं मैं आपको ब्रीफ करता हूं. पहली अजम्पशंस आपके पास आती है, जो पहला अजम्पशन रहेगा, फर्स्ट assumption will be aperture जो रहेगा इस spherical refracting surface का small. हम हमेशा मेंशन करते हैं its aperture need to be small. Along with this आपके पास एक और कंडीशन रहती है, वो ये कि जब भी आप इन spherical refracting surfaces को स्टडी कर रहे हैं, यहां पर आप हर बार पेरेक्सियल रेज को ही कंसिडर करते हैं. तो आपके पास पहला केस जो मेंशन कर रहा हूं, इसके लिए जो एजम्पशन मेंशन कर रहा हूं वो एक तो ये है अपर्चर स्मॉल होना चाहिए, एंड यू विल ऑलवेज टेक द केसेस ऑफ पेरेक्सियल रेज. फॉर दोज ऑफ यू हु आर हैविंग सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग पेरेक्सियल रेज, व्हाट पेरेक्सियल रेज आर, आई लेट यू नो व्हाट पेरेक्सियल रेज आर. ये एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं दोबारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का. इसका मिड पॉइंट आपके पास पोल आ गया है P, ये आ गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब जो भी रेज आपके पास इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में होंगी, द रेज विच विल बी क्लोजर टू योर प्रिंसिपल एक्सिस, दीज रेज विल बी टर्म्ड एज योर पेरेक्सियल रेज. जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पास है, वो चाहे इस तरह से पास है या फिर इस तरह से पास है, या आप कह सकते हैं इसके पास इस तरह से जा रही हैं, बट यू नीड टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, जो इसके बिल्कुल पास में है, नियर बाय है, वो चाहे आपके पास स्लांटिंग आ रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, वो रेज ऑफ लाइट आपकी कौन सी बन जाती हैं, पेरेक्सियल रेज. तो ये रेज क्या है, पेरेक्सियल रेज. अब इसके ऑपोजिट अगर मैं एक रे ऑफ लाइट ये कंसिडर करता हूं, ये कंसिडर करता हूं, अब ये आपके पास ये वो रेज ऑफ लाइट है जो आपकी इन प्रिंसिपल एक्सिस के नियर बाय बिल्कुल नहीं है, दूर है. पास वाली रेज पेरेक्सियल, और जो दूर है वो कौन सी रेज बन जाती है, दे बिकम्स मार्जिनल रेज, दे बिकम्स
मार्जिनल रेज। तो हम हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, जब भी आप स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मैकेनिज्म करने वाले हैं, एक तो अपर्चर आपके पास इस सरफेस का कम रहेगा, दूसरा रेज ऑफ लाइट हमेशा कौन सी रहेंगी, पैरेक्सियल रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एंगल बनेंगे उनकी सबकी वैल्यू क्या रहेगी, छोटी रहेगी। अब मैं आपको ब्रीफ करूंगा कैसे। ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट आपके स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की ओर जा रहा है, ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्ट कोई एंगल यहां बनाने वाला है, हम हमेशा एज्यूम करेंगे यहां पर उस एंगल का एक स्टैंडर्ड वैल्यू, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए वो वैल्यू। एनीवे, उसका वैल्यू हम यहां एज्यूम करेंगे अल्फा। अब एक ये रे जा रहा है यहां पर, इस कर्व्ड सरफेस के लिए अगर आपको सबको पता है, स्फेयर के लिए जो नॉर्मल ड्रॉ होता है वो आपके पास कहां से ड्रॉ होता है, सेंटर से। तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या एज्यूम करा है, ये। तो हम सी से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, आपने सी से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। जो आपने सी से नॉर्मल ड्रॉ करा है, आपके पास इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एक एंगल बनता है, दैट एंगल कम्स आउट टू बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ दिस इज अल्फा दैट दिस रे, इंसिडेंट रे इज मेकिंग विद योर प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस एंगल इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट दिस नॉर्मल इज मेकिंग विद इंसिडेंट रे। नाउ द पॉइंट इज, ये मीडियम रेयर मीडियम और ये डेंसर, आपका मीडियम ए मीडियम बी, ए से बी में जा रही है रे ऑफ लाइट। अब क्या होगा, जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाता है, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। वजह क्या होता है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, डेंसर में जाकर क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सीधा मैकेनिज्म है, वेव का लेंथ है बड़ा है, जब वो कहाँ है, एयर में या वैक्यूम में, जैसे ही दूसरे मीडियम में जाएगा जिसमें वो आसानी से आगे नहीं जा सकता, वेव का लेंथ कम हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता है, चेंज किस में आता है, वेवलेंथ में। वेवलेंथ चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, तो यहां पर क्या होगा, आपकी इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब जैसे ही ये रेयर से डेंसर में जाएगा, इसको जाना कैसा चाहिए, इसको आगे जाना चाहिए ऐसा, लेकिन बजाय आगे जाने के इट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, आपके इस नॉर्मल की ओर ये बेंड कर गया है। तो ये आपका इंसिडेंट रे था, ये आपका बन गया रिफ्रैक्टेड रे। अब कंडीशनली आपके नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनता है, दैट एंगल कम्स आउट टू बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल क्या बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एक रे ऑफ लाइट आपके पास ऑब्जेक्ट से सीधा आगे जा रहा है, विच इज पासिंग थ्रू योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो तो नॉर्मली आगे जाता है बिकॉज दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और दूसरा रे ऑफ लाइट ऊपर से नीचे को आ रहा है, तो क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, वन रे ऑफ लाइट यहां जा रहा है इधर को, दूसरा रे ऑफ लाइट यहां से आ रहा है, तो एक पॉइंट पर दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करते हो इनका इंटरसेक्शन किसी एक पॉइंट पर, तो वहां क्या होने वाला है, इमेज फॉर्मेशन। अब आपके पास इमेजेस भी दो तरह की होती है, रियल और वर्चुअल। अगर आपके पास दो रेज ऑफ लाइट आर ऑब्जर्विंग एक्चुअल इंटरसेक्शन एट वन पॉइंट, वी कॉल दैट टू बी रियल इमेज। तो यहां मुझे क्या दिख रहा है, ये एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है यार, समझ आ रहा है। अगर दे आर अपियरिंग टू इंटरसेक्ट, एज इफ मैं बोलता हूं एक रे इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, उनको बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ रहा है ये बताने के लिए कि इमेज बनेगा, तो हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। लेकिन यहां क्या हो रहा है, एक्चुअल इमेज फॉर्मेशन आपके पास हो रहा है, तो यहां आपके पास रियल इमेज बन रही है, तो हमारे पास आई बन गया इसका इमेज। अब कंडीशनली ऑब्जेक्ट के लिए एंगल अल्फा, इमेज के लिए एंगल आप हमेशा एज्यूम करेंगे बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए हमेशा एंगल एज्यूम करेंगे गामा। समझ आ रहा है। दैट सेम वे मैं इसको एक पॉइंट ए एज्यूम कर लेता हूं, और इस पॉइंट ए से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लूंगा किसी पॉइंट बी पर, क्योंकि मेरे पास अपर्चर का वैल्यू स्मॉल है, पैरेक्सियल रेज कंसिडर करी है, तो आपका ये जो पॉइंट बी है ये अप्रोक्सीमेटली किस पर लाई करने वाला है, पोल पर लाई करने वाला है। अच्छा, आते हैं ऑब्जर्वेशंस पर। मैंने कहा था एजम्पशंस आपके पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रहेंगी, आपके स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कॉरेस्पॉन्डिंग। ध्यान से देखो, आपके पास पहला तो अपर्चर और पैरेक्सियल रेज का कॉन्सेप्ट है, दूसरा क्या आएगा, अल्फा बीटा और गामा, ये तीन एंगल है। दूसरा एजम्पशन आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों ही एंगल आपके पास किसके कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहे हैं, इन रेज के कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर आप ध्यान से देखें, ये रे ये रे ये रे, ये तीनों पैरेक्सियल रेज हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास में है। अब अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास में है, तो ऑटोमेटिकली अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल, और विल बी टर्म्ड एज अ नेग्लिजिबल वैल्यू। सो विल मेंशन इट टू बी अल्फा बीटा एंड गामा आर नेग्लिजिबल। इनका वैल्यू क्या आ जाएगा, नेग्लिजिबल आ जाएगा। देन विल बी योर थर्ड पॉसिबिलिटी। जो थर्ड पॉसिबिलिटी आएगा, थर्ड पॉसिबिलिटी विल बी आई और आर की कॉरेस्पॉन्डिंग। ये आई और आर जो एंगल बन रहे हैं, ये भी पैरेक्सियल रेज के साथ बन रहे हैं। आपका इंसिडेंट रे इज अ पैरेक्सियल रे, नॉर्मल आपका उसी पॉइंट ए पर आ रहा है, दैट इज आल्सो पैरेक्सियल रे। तो आई और आर भी क्या होंगे, छोटे एंगल होंगे, नेग्लिजिबल एंगल होंगे। तो आपके पास यहां पर आई एज वेल एज आर
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दे आर ऑल्सो नेग्लिजिबल। तो आपके पास जो 3 एजम्पशन लेके आपको चलना है, किस केस में, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के कोरस्पॉन्डिंग, तो ये वो 3 ऑब्जर्वेशन है। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई हैं। वी विल बी इरेजिंग इट, बट बिफोर दैट मैं यहां आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। कन्वेंशन के हिसाब से मेजरमेंट इज ऑलवेज डन फ्रॉम पोल, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन टू बी यू, जो हमारे पास रहता है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट सेम वे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल इज टेकन टू बी v। सो हमने वो यहाँ v ले लिया है, तो ये आपके पास डायग्राम क्लियर हो जाता है। सो वंस वी आर डन विद दिस, इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता है, क्योंकि जब भी आप स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस करते हैं बेटा, इसमें हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इन दोनों ही केसेस में आपके सब्जेक्ट हम लेके चलते हैं I और R को। सब्जेक्ट किस सेंस में बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हम 2 इक्वेशन फ्रेम करते हैं, I का अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में, R का अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में। अब इनकी फॉर्म में जो भी इक्वेशन बनेंगी उसमें सब्जेक्ट कौन होंगे, मेन सब्जेक्ट विल बी I इन वन इक्वेशन, मेन सब्जेक्ट विल बी R इन योर सेकंड इक्वेशन। आई होप क्लियर हो रहा है ये चीजें। तो सीक्वेंस में जब आपके पास मैं बता रहा हूं I और R आपके पास मेन सब्जेक्ट होने वाले हैं, तो हम यहां से रिलेट करके I के लिए और R के लिए 2 फॉर्मूला फ्रेम करेंगे एंड विल बी यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फॉर दैट। Are you getting it? We'll be using exterior angle property for that. As if मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। हम एक ट्राइंगल देखते हैं यहां पर, ट्राइंगल OAC। ये कुछ इस तरह का ट्राइंगल है बेटा। दिस इज O, दिस वन इज A एंड दिस वन इज C। दिस एंगल इज I, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस वन इज गामा। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, I एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, दैट इज अल्फा प्लस गामा। पढ़ रखा है मैथ में सबने, और ये छोटी क्लासेस के कॉन्सेप्ट है जो हम 12th में अप्लाई कर रहे हैं अभी। सो विल बिगिन विद दिस। सबसे पहला केस हमारे पास आ जाएगा ट्राइंगल OAC का, जिसमें I का रिलेशन बन जाएगा। सो विल बिगिन विद दिस, विल राइट इन ट्राइंगल OAC I विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। नाउ द पॉइंट इज, हमने सबसे पहले assumption किया था क्या, अल्फा बीटा गामा छोटे एंगल होंगे, नेग्लिजिबल एंगल होंगे, I और R भी नेग्लिजिबल एंगल होंगे। लेकिन यहां पर हम इस मैकेनिज्म को अपने कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं। मॉडिफिकेशन कैसे होगा, हम कहेंगे I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब इसको मैं लिखता हूं I इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 गामा। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फा, गामा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 gamma, that same way your beta will be approximately equal to 10 beta। अब the question arises, कैसे ये तीनों चीजें इक्वल कैसे हो सकती हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट साथ में एग्जांपल की फॉर्म में लेते हैं। मैं ले लेता हूं ओरिजिन, कोई एक सर्कल ले लेते हैं, छोटा सा आर्क। I've taken a negligible arc AB of a circle of radius R। Negligible arc means negligible distance between A and B। अब मैं बोलता हूं यहां पर आपका एंगल बन रहा है थीटा, ये एंगल भी आपका नेग्लिजिबल एंगल है, आर्क भी नेग्लिजिबल है। अब आपका ये जो आर्क ए बी है, विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल इटसेल्फ। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज ए बी अपॉन आर। एंगल इज इक्वल टू ए बी आर्क अपॉन आर। अगर मैं कहता हूं आपका ये जो आर्क ए बी है नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, तो ए बी आर्क विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डिस्टेंस ए बी। सो ए बी आर्क को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट ए बी आर्क इज इक्वल टू ए बी। तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन आर। सो एंगल कम्स आउट टू बी ए बी आर्क अपॉन आर और कम्स आउट टू बी ए बी अपॉन आर। सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, आसान सा मैकेनिज्म। योर एंगल कम्स आउट टू बी ए बी अपॉन आर। अब एंगल का वैल्यू अगर ए बी अपॉन आर आ जाता है, हम इसको फर्दर कंपेयर किससे करने वाले हैं, टेन थीटा से। मैंने पहले ही कहा था आपका आर्क नेग्लिजिबल होता है, वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि आर्क इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डिस्टेंस ए बी। दैट डिस्टेंस ए बी और आर्क ए बी आर इक्वल। सो यहां पर मैं टेन थीटा का मैकेनिज्म अप्लाई करता हूं। अगर टेन थीटा का मैकेनिज्म अप्लाई करता हूं, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए बी, व्हाट इज बेस, आर। सो आपके पास ये वैल्यू टेन थीटा का वैल्यू बन जाएगा ए बी अपॉन आर। आप यहां कंपेयर करके देखो, थीटा ए बी अपॉन आर है,
टेन थीटा ए बी अपॉन आर है, मतलब टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। सो वही चीज आपके पास एप्लीकेबल यहां भी हो जाएगी, अल्फा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन अल्फा, बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन बीटा, गामा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन गामा। यू कैन डू वन मोर थिंग, इसी केस में यहां पर साइन थीटा को थीटा के कंपेरेबल ला सकते हो। साइन थीटा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। What is perpendicular? AB. Hypotenuse is R. So tan theta will be approximately equal to sin theta. Same concept. Without any difference, तो आप क्या बोल सकते हो? Theta approximately equal to tan theta approximately equal to sin theta. क्यों? क्योंकि सारे के सारे एंगल क्या है? Almost they are equal. और उनकी सबकी वैल्यू नेग्लिजिबल है, बहुत छोटी वैल्यू है. So that is how we can say alpha approximately equal to tan alpha, beta tan beta and gamma tan gamma. Let's simplify it further. इनका वैल्यू हम इसमें इक्वेशन में डाल देंगे. अगर हम इसको मान लेते हैं I is equal to अल्फा प्लस गामा, I is equal to अल्फा प्लस गामा, तो यहां पर टेन अल्फा और टेन गामा का वैल्यू हम निकालेंगे. सबसे पहले विल सिंप्लीफाई दिस. इक्वेशन नंबर 1 विल इंप्लाइज I is equal to टेन अल्फा प्लस टेन गामा, मार्किंग दिस टू बी इक्वेशन नंबर 2. इसको हम डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को थोड़ा सा, ताकि हमें सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए. सिंप्लीफाई करके हमारे पास टेन अल्फा और टेन गामा का वैल्यू आएगा, जो हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे. सो लेट्स फिगर आउट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा. बेटा जब मुझको टेन अल्फा का वैल्यू निकालना है तो मैं टेन अल्फा यहां से निकाल सकता हूं. मेरे पास एक ट्राइंगल आएगा ओ ए बी, टेन अल्फा. जब टेन बीटा निकालना होगा ए बी आई, जब टेन गामा निकालना होगा ए बी सी. मेरे पास तीन ट्राइंगल बने हुए हैं, तो मैं इनका वैल्यू सेपरेटली निकाल सकता हूं. सो लेट्स फाइंड आउट फॉर ट्राइंगल ओ ए बी. फर्स्ट ऑफ ऑल ओ ए बी, यहां से वैल्यू आएगी टेन अल्फा की, और टेन अल्फा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. व्हाट इज बेस? बेस इज बीओ. अब द पॉइंट इज, मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि इसका अपर्चर छोटा है, अपर्चर इसका छोटा है, तो आपका ये जो पॉइंट बी है किस पर लाई कर रहा है, पी पर लाई कर रहा है. तो यहां इसको आप मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए बी अपॉन पीओ. टेन अल्फा ए बी अपॉन पीओ. अब इसी तरह से मैं दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूं. मुझे टेन बीटा का वैल्यू भी निकालना है. टेन बीटा आएगा ए बी आई से, सो विल चूज ट्राइंगल ए बी आई. अब इस ट्राइंगल ए बी आई में यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ टेन बीटा. उसका वैल्यू क्या बन जाएगा बेटा, इट विल बिकम ए बी अपॉन बी आई, विच विल अप्रोक्सीमेटली बिकम इक्वल टू ए बी अपॉन पी आई. वजह वही है क्योंकि पी बी पर लाई कर रहा है या फिर बी पी पर लाई कर रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. तो ए बी अपॉन बी आई विल बिकम इक्वल टू ए बी अपॉन पी आई. अब लास्ट पार्ट क्या बच गया, टेन गामा, जो यहां से निकलेगा ABC से. So let's find out the value of tan gamma in triangle ABC. Your value of tan gamma will be equal to AB upon BC. For the same reason, it will become equal to AB upon PC. तो मेरे पास तीन वैल्यूज आ गई है. किसकी आ गई है बेटा, टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा की मेरे पास तीन वैल्यूज आ गई हैं. अब जब ये वैल्यूज आ जाती हैं, हम इन वैल्यू को इंसर्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में. ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 2 में मेन सब्जेक्ट क्या है, आई. अल्फा को मॉडिफाई कर दिया टेन अल्फा, गामा को मॉडिफाई कर दिया टेन गामा. इनकी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. तो आपका इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा, योर 2 इंप्लाइज इक्वेशन नंबर 2 विल बी आई इज इक्वल टू टेन अल्फा. टेन अल्फा इज ए बी अपॉन पीओ प्लस देन वी हैव गॉट इट टू बी टेन गामा. टेन गामा इज ए बी अपॉन पीसी एज इक्वेशन नंबर 3. हमारे पास ये इसका दूसरा पार्ट बन जाएगा. अब यहां से हमको इसको फर्दर मॉडिफाई करना है थोड़ा सा. अब वो मॉडिफिकेशन किसकी फॉर्म में आने वाली है, दूसरे एंगल की फॉर्म में. पहले केस में मैंने कहा था सब्जेक्ट आई है, दूसरे केस में सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आर. अब आर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक डायग्राम बनेगा यहां पर. अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज आई एंड दिस इज सी. अब यहां अंदर एंगल कौन सा बन रहा है, आर. यहां एंगल कौन सा बन रहा है, बीटा. और एक्सटीरियर एंगल कौन सा आ रहा है, गामा. यहां पर भी आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करने वाले हो, सो हम चूज करेंगे इन ट्राइंगल ए आई सी. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा. लेकिन सब्जेक्ट क्या है, आर. तो जाहिर सी बात है आपको आर को अकेले शिफ्ट करना पड़ेगा, गामा को दूसरी ओर शिफ्ट करना पड़ेगा. सो यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ आर टू बी गामा माइनस बीटा.
आर का वैल्यू गामा माइनस बीटा आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे, आपने लिखा था अल्फा टेन अल्फा, बीटा टेन बीटा, गामा टेन गामा, वही चीज इस पे भी एप्लीकेबल होगी। अगर ऐसा है तो यहां से आर का वैल्यू क्या बन जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू टेन गामा माइनस टेन बीटा एज इक्वेशन नंबर 4। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ जाती है। बीटा और टेन गामा का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, वो हम यहां से इंसर्ट कर देंगे सीधा किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में। तो आफ्टर इंसर्टिंग वैल्यू ऑफ टेन बीटा एंड टेन गामा इनटू इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 4 ऐसा बन जाएगा। यहां से आपका आर का वैल्यू बन जाएगा टेन गामा इज ए बी अपॉन पी सी, टेन बीटा इज ए बी अपॉन पी आई। आई विल बी मार्किंग दिस टू बी इक्वेशन नंबर 5। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गया है। अब यहां अगर मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 फ्रेम हो जाता है, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका है इसका क्लोजिंग पार्ट। क्लोजिंग पार्ट का मतलब है अब इस पूरे रिलेशन को मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में फ्रेम करने वाला हूं। तो आपके पास नेक्स्ट पार्ट में हम क्या मेंशन करने वाले हैं, मैं बोल देता हूं, अगर म्यू आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंडिकेट करता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ योर डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। अगर इनका वैल्यू इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकता हूं मैं, आई कैन राइट इट टू बी म्यू टू अपॉन म्यू वन। पढ़ रखा है, रिफ्रैक्शन जब शुरू करते हैं सबसे पहले हम यही चीज पढ़ते हैं कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम रिलेट करके इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कंडीशनली अगर आप एजम्पशन पर जाएंगे, किसकी एजम्पशंस पर बेटा, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की, उसमें आपको क्या कहा जाता है, विद इन दैट इट इज टोल्ड यू पीपल कि आपके पास आई और आर भी नेग्लिजिबल होंगे। अगर आई और आर भी नेग्लिजिबल होंगे उसका मतलब क्या हुआ, sin I is approximately equal to I and your sin R is approximately equal to R. तो sin I upon sin R will become I upon R, सामने तो mu2 upon mu1 पहले से ही है, ये क्या बन जाएगा mu2 डिवाइडेड बाय mu1। अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, mu1I is equal to mu2R एज इक्वेशन नंबर 6। तो ये आपका पहला पार्ट है जो हमारे पास क्लियर हो जाता है, क्योंकि अब हम क्लोजिंग की ओर जा रहे हैं, एंडिंग की ओर जा रहे हैं इस आर्टिकल के। तो आपके पास ये जितना भी सीक्वेंस आपने फॉलो करा है, यहां पर बिफोर आई रब इट आई वांट टू कंफर्म इट फ्रॉम माय साइड, फॉर एवरी सिंगल स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो भी केसेस आपके पास रहेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट रेरर में है इमेज रियल है, ऑब्जेक्ट रेरर में है इमेज वर्चुअल है, या फिर ऑब्जेक्ट डेंसर में है इमेज वर्चुअल है, ये जितने भी केसेस रहेंगे सबके लिए पैटर्न यही फॉलो होने वाला है जो हम यहां कर रहे हैं। तो आप कोई भी केस ले लें, हर केस के लिए मैकेनिज्म यही रहने वाला है विदाउट एनी चेंज। सो इफ वी आर क्लियर अबाउट इट, हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट में इसको एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं। नाउ दैट इक्वेशन वाज mu1i इज इक्वल टू mu2r। आई का वैल्यू हमारे पास है ए बी अपॉन पी ओ प्लस ए बी अपॉन पी सी, आर का वैल्यू ए बी अपॉन पी सी माइनस ए बी अपॉन पी आई। विल सब्स्टिट्यूट दैट इनटू इक्वेशन नंबर 6। हम इसे इक्वेशन नंबर 6 में डाल देते हैं। जब हम उसे इक्वेशन नंबर 6 में डालेंगे, या इक्वेशन नंबर 6 इंप्लाइज mu1i, I is AB upon PO plus AB upon PC, which will be equal to mu2 into R. What is R? R हमारे पास आ रहा है बेटा AB upon PC minus AB upon PI। दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कॉमन टर्म है। कॉमन टर्म कौन सा है, AB। अब सबको पता है यार, अगर कॉमन टर्म होएगा कैंसिल हो जाएगा, यहां से AB लोगे कैंसिल, यहां से AB लोगे कैंसिल, क्या बच जाएगा mu1 अपॉन PO प्लस mu1 अपॉन PC, which will be equal to mu2 अपॉन PC माइनस mu2 अपॉन PI। हमारे पास रिलेशन कुछ इस फॉर्म में बन गया है बेटा। अब जब ये रिलेशन बन जाएगा, याद रखने का तरीका, क्योंकि जब भी आप स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मैकेनिज्म करोगे, इसमें हमेशा आइदर ऑन लेफ्ट हैंड साइड और ऑन राइट हैंड साइड आपका एक इक्वेशन हर बार बनना चाहिए। वो इक्वेशन क्या बनेगा, mu2 माइनस mu1 डिवाइडेड बाय पीसी, mu2 माइनस mu1 डिवाइडेड बाय पीसी। अब जो वैल्यू आपके पास बनेगा वो यहां से रीअरेंज होकर कैसे बनेगा,
हमारे पास ये म्यू वन अपॉन पी सी है, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस म्यू वन अपॉन पी सी, इसे इधर लाएंगे ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगा म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू टू अपॉन पी आई विल बी इक्वल टू म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू वन अपॉन पी सी। रीअरेंज करेंगे आपका पीसी एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पीसी, और यहां वैल्यू बन जाएगा म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू टू अपॉन पी आई, मार्किंग दिस टू बी इक्वेशन नंबर 7। यहां हमारे पास करने के लिए अब कोई मेजर कॉन्सेप्ट नहीं बचा है, सिंपल सी चीज है, हम इस पूरी इक्वेशन को म्यू वन से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं इसको म्यू वन से डिवाइड करता हूं तो म्यू वन अपॉन म्यू वन विल बिकम वन अपॉन पी ओ, डिवाइडिंग दिस बाय म्यू वन, then plus mu 2 upon mu 1 upon pi, that will be equal to mu 2 upon mu 1 minus mu 1 upon mu 1 will again become 1 upon pc, marking this to be equation number 8। अब यहां आप लोग अगर ध्यान से देखें mu is mu 2 upon mu 1, so this mu 2 upon mu 1 can be replaced by mu itself। so अगर इसको मैं mu से रिप्लेस करता हूं तो आपका ये जो इक्वेशन नंबर 8 बना है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 8 कंफर्म हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, किसमें? इक्वेशन नंबर 8 विल बिकम 1 अपॉन पी ओ प्लस म्यू अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन पी सी एज इक्वेशन नंबर 9। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ इट, इसके एंड पार्ट की ओर जा रहे हैं हम लोग। यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है मेजरमेंट जब अलोंग द इंसिडेंट रे टेकन पॉजिटिव, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे टेकन नेगेटिव, तो जब पी से सी की ओर जाओगे आप अलोंग जा रहे हो, पॉजिटिव एक्स की ओर जा रहे हो, तो पीसी का वैल्यू प्लस आर, दैट सेम वे पी से आई जा रहे हो प्लस एक्स में जा रहे हो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हो, देन द वैल्यू ऑफ पी आई विल बिकम प्लस वी, एंड द लास्ट पार्ट इज पी ओ, द वैल्यू ऑफ पी ओ विल बिकम माइनस यू, बिकॉज ये अगेंस्ट द इंसिडेंट रे जा रहा है। अब इन सभी वैल्यूज को हम इसमें इंसर्ट करते हैं, या इक्वेशन बिकम्स माइनस 1 अपॉन यू प्लस म्यू अपॉन वी is equal to mu minus 1 upon r, which is last part of your article। This is the last part of your article। लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका रहेगा, एक तो वो एंड वाला रिलेशन है, दिस रिलेशन, and will be this relation, that is equation number 7, because this relation we used to pick from this convex spherical refracting surface and we used to apply it in that थिन लेंस फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि वहां पर आप इसको कंबाइन करते हो एक दूसरे फॉर्मूला के साथ, ताकि वहां पर हम एक लेंस फॉर्मूला फ्रेम कर सकें। आई होप जो आपने चीजें करी हैं, जो हमने डिस्कस चीजें करी हैं, वो आप लोगों को समझ आ गई हैं। इफ देयर बी सम डाउट, वो रेक्टिफाई करने की कोशिश मैं अपनी अगली वीडियो में करने वाला हूं। एनीवे आई विल बी कमिंग अप विद वन मोर वीडियो ऑन कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।